साल 2003 में बारिश का एक दिन था और रतन टाटा जी अपनी कार में ड्राइवर और मैनेजर के साथ जा रहे थे। तेज बारिश की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइन ने ट्रैफिक जाम कर दिया और रतन टाटा जी भी अपनी कार में ट्रैफिक क्लियर होने का वेट कर रहे थे। अचानक से सर टाटा की नजर साइड वाली लेन में खड़ी एक स्कूटर में जाती है, जहां वो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा स्कूटर के हैंडल और सीट के बीच में खड़ा हुआ है। उसके पिताजी के पीछे उसकी माँ एक और छोटे बच्चे को अपने गोद में पकड़े हुए। रतन टाटा जी ने अपने मैनेजर से कहा कि इनसे पूछो कि ये लोग कार यूज क्यों नहीं करते हैं। परिवार के लिए ऐसे मौसम में कार ज्यादा सुरक्षित होगी। मैनेजर के ऐसा पूछने पर स्कूटर सवार ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास कार नहीं है और अभी मार्केट में जितनी भी कार है वो सब हमारे बजट से बहुत ज्यादा है। इस बात पर सर टाटा ने स्कूटर सवार इंसान से पूछा कि आपका बजट कितना है और आप किस कीमत में कार खरीद सकते हैं। स्कूटर सवार उस इंसान ने कहा कि अगर कार 1 लाख के आसपास होती तो शायद मैं खरीद लेता। सर टाटा ने और उस इंसान ने मुस्कुराते हुए बात खत्म की और ट्रैफिक के साथ टाटा जी की गाड़ी। अब इस घटना से सर टाटा हिल गए और उन्होंने खुद से पूछा कि ऐसे और इनके जैसे बहुत सारे परिवारों के लिए क्या कोई सुरक्षित, सस्ती और सभी मौसम में चलने वाली कार बन सकती है। सर टाटा के मन से जवाब आया हाँ, और तभी से सर टाटा ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा नैनो पे काम करना चालू कर दिया। साल 2006 में रतन टाटा जी ने उस समय के वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बुद्धा देव भट्टाचार्य जी को नैनो के प्लांट को वेस्ट बंगाल में सेटअप करने के लिए प्रपोजल भेजा। अब सर टाटा का दूसरे स्टेट्स को छोड़कर वेस्ट बंगाल को चुनने का कारण उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन थी, क्योंकि वेस्ट बंगाल अपनी बॉर्डर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से शेयर करता है और चाइना भी थोड़ी ही दूर है। और अगर वेस्ट बंगाल के हल्दिया पोर्ट और कोलकाता पोर्ट, जिसका नाम रिसेंटली अभी 12 जनवरी 2020 को बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया है, अब इन पोर्ट से थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया ऐसी कंट्रीज़ के लिए शॉर्टेस्ट सी रूट जाता है, जहां टाटा ग्रुप के लिए अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो वेस्ट बंगाल सर टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए सबसे फेवरेबल लोकेशन थी। और दूसरी तरफ तब के वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बुद्धा देव जी भी अपनी एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली इमेज को सुधारना चाहते थे और पहले भी बहुत से स्टेट्स टाटा ग्रुप को अप्रोच कर चुके थे कि टाटा उनके स्टेट्स में अपनी इंडस्ट्रीज लगाए, जिससे वहां डेवलपमेंट हो सके, स्टेट के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बने। और ऐसा टाटा ग्रुप बहुत समय से कर भी रहा था। तो बुद्धा देव गवर्नमेंट के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी और उन्होंने टाटा ग्रुप को वेस्ट बंगाल में 5 साइट्स ऑफर करी, जिसमें से एक हुगली डिस्ट्रिक्ट में सिंगूर टाउन थी और सर टाटा ने भी नैनो के लिए सिंगूर को ही चूज किया। अब टाटा सिंगूर कंट्रोवर्सी की शुरुआत यहीं से होती है और क्रोनोलॉजिकली हम इसको समझेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर भी हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं। 18 मई 2006 को कम्युनिस्ट पार्टी फिर से वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बनाती है और चीफ मिनिस्टर बुद्धा देव जी टाटा ग्रुप को लगभग 1000 एकड़ लैंड नैनो प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन करते हैं, जिसमें खेती किया करते थे। और रतन टाटा इसी दिन पब्लिकली अपने स्मॉल कार प्रोजेक्ट को अनाउंस करते हैं। 25 मई 2006 को 2000 फार्मर्स बुद्धा देव गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू करते हैं और आरोप लगाते हैं कि उनसे स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड बिना उनके सहमति के लिया है और 400 एकड़ लैंड वापस लेने की मांग करते हैं। 18 जुलाई 2006 को तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करती है और खेत की फसल उठाकर लैंड की फर्टिलिटी की तरफ इशारा करते हुए ये कहती है कि बुद्धा देव गवर्नमेंट ने किसानों से टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए लैंड फोर्सफुली लिया है और आरोप लगाती है कि स्टेट गवर्नमेंट ने फर्टाइल लैंड खराब कर दिया है। 9 अक्टूबर 2006 को ममता बनर्जी की पार्टी 12 घंटे के लिए वेस्ट बंगाल को बंद कराती है और इसी बीच बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट और लेफ्ट के कुछ लोग भी ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं। 2 दिसंबर 2006 को हजारों फार्मर्स प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं और दूसरी तरफ बुद्धा देव गवर्नमेंट भी पुलिस डिप्लॉय करती है। अब सिंगूर में दंगे होने लगते हैं और दूसरे दिन से ही ममता बनर्जी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान करती हैं। 15 दिसंबर 2006 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ममता बनर्जी से मिलते हैं और उनसे भूख हड़ताल खत्म करने को कहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानती है। 26 दिसंबर 2006 को तब के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी अपने
कैबिनेट मिनिस्टर प्रियरंजन जी को भेजते हैं और ममता बनर्जी से भूख हड़ताल खत्म करने को कहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी नहीं मानती है। फिर 28 दिसंबर 2006 को ममता बनर्जी फाइनली अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 25 दिनों के बाद खत्म करती हैं। 4 जनवरी 2007 को टाटा अपने फर्स्ट बैच ऑफ ट्रेनीज को सिलेक्ट करते हैं और 21 जनवरी को काम की शुरुआत करते हैं। फिर 4 फरवरी 2007 को फिर से ममता बनर्जी की पार्टी एक रैली निकालती है और ठीक उसी के बाद फिर से दंगे होने चालू हो जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग टाटा फैक्ट्री की पूरी फेंसिंग को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर से स्टेट पुलिस डिप्लॉय की जाती है और फिर पुलिस और प्रोटेस्टर्स टाटा मोटर्स के फैक्ट्री के बाहर भिड़ जाते हैं, जिसमें धमाके होते हैं, मैसिव किलिंग्स होती है और फैक्ट्री की फेंसिंग और गेट पूरी तरह से टूट जाते हैं और पूरा साल प्रोटेस्ट, राइट्स, कोर्ट केस, पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैश इसी में चला जाता है। मई 24, 2008 को बुद्धा देव गवर्नमेंट और ममता बनर्जी की मीटिंग होती है, लेकिन उसका भी कोई इफेक्टिव रिजल्ट नहीं निकलता है। अब ममता बनर्जी एक्चुअल में क्या चाह रही थी? तो कुछ न्यूज आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ममता बनर्जी लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उसके कुछ प्रोविजंस को रेफर करके बुद्धा देव गवर्नमेंट का फार्मर्स से लैंड एक्विजिशन गलत बता रही थी और उनका यह भी कहना था कि बुद्धा देव गवर्नमेंट ने फोर्सफुली लैंड लिया है और उसके बदले फार्मर्स को कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया है। और दूसरी तरफ टाटा ग्रुप से उन्हें और जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सभी को यह समझाया जा रहा था कि फैक्ट्री बनने के बाद ये जगह मिनी ऑटो हब बन जाएगा, हजारों एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी। लेकिन प्रोटेस्टर्स और ममता बनर्जी कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। अगस्त 2008 को बुद्धा देव ममता बनर्जी के साथ फिर से मीटिंग करते हैं। ममता बनर्जी 400 एकड़ लैंड जो उनके हिसाब से उन फार्मर्स का था जिनसे गवर्नमेंट ने फोर्सफुली लैंड लिया था। मीटिंग लंबी चलती है लेकिन कोई कंक्लूजन फिर नहीं निकलता और थोड़े दिन में रतन टाटा जी पहली बार पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि अगर सिंगूर में वायलेंस नहीं रुका तो वो टाटा नैनो प्लांट वेस्ट बंगाल के बाहर ले जाएंगे। सर टाटा के इस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से सर टाटा को नैनो प्लांट उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में शिफ्ट करने के प्रपोजल आने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ सिंगूर में टीएमसी लगातार प्रोटेस्ट चालू रखती है। मैसिव राइट्स होने लगते हैं, टाटा फैक्ट्री के बाहर डिस्टर्बेंस बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और फाइनली सर टाटा 3 अक्टूबर 2008 को तब के चीफ मिनिस्टर बुद्धा देव जी से मीटिंग के बाद विद अ हैवी हार्ट अपने ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा नैनो को सिंगूर वेस्ट बंगाल से गुजरात के सरंद में रिलोकेट करने का डिसीजन लेते हैं। कुछ लोगों ने अपने आर्टिकल्स में ये भी लिखा है कि टाटा नैनो प्रोजेक्ट सिंगूर में बंद कराने के पीछे टीएमसी चीफ का पॉलिटिकल मूव था, क्योंकि अगर टाटा नैनो प्लांट लग जाता तो वहां के लोगों को रोजगार मिल जाता और लोग पहले से ज्यादा एजुकेटेड हो जाते। तो सभी लोगों को पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए शायद टीएमसी मैनिपुलेट नहीं कर पाती। और सबसे बड़ा कारण कि उस समय की रूलिंग गवर्नमेंट के सीएम बुद्धा देव जी को वेस्ट बंगाल के लोगों का और भी सपोर्ट मिल जाता बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि 2011 में फिर से स्टेट इलेक्शंस होने वाले थे और बुद्धा देव गवर्नमेंट को इससे फायदा हो सकता था। कुछ आर्टिकल्स बुद्धा देव गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लिखेगा। जो भी हुआ उसमें टाटा ग्रुप का नुकसान तो था ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा नुकसान फार्मर्स का हुआ, क्योंकि जो लैंड उन्हें मिला वो अब उतना फर्टाइल नहीं बचा था और जो लोग टाटा फैक्ट्री में जॉब करते थे अब उनके पास ना तो लैंड था और ना जॉब बची थी। टाटा ग्रुप जाने के बाद कुछ न्यूज रिपोर्टर्स ने सिंगूर विजिट किया और उन्हें कुछ ऐसे फीडबैक मिले। और ये टाटा मोटर्स का लिमिटेड का आइडेंटिटी कार्ड है हमारा पास। देखिए हम इधर का ट्रेनिंग किया, लेकिन दीदी ने हमको क्या दिया बेकारी दिया, बेकारी। हम सब बेकार हो गया। ये भी दुकान कर लिया। ये दुकान का मतलब स्टोव, गैस ओवन, प्रेशर कुकर, ये भी पाएगी। तो एक तरह से जो आप काम वहाँ सीखे थे उसको आप अपना दुकान लगाना चाह रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है आपको? इससे नहीं मैडम, ठीक ठाक से नहीं चल रहा है। हम टाटा से नकदी करता, आज 17,000 से 20,000 तनख्वाह उठाता है। 6 महीना काम किया, पहले 1 महीने का पैसा मिला, इस टाइम 3 महीने का 2 महीने का पैसा चला गया। अभी आप क्या करते हैं? केबल लाइन का काम करता हूँ और टीवी पे केबल लाइन हो रहा है वही काम करता हूँ। तो उसमें कमाई वगैरह होती है आपकी? ऐसे जैसे होते हैं ऐसे ही। और यहाँ रतन टाटा जी ने सनंद गुजरात में जब अपना नैनो प्लांट रिलोकेट किया तब पहली पब्लिक कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आपने गुजरात को ही क्यों चूज किया जबकि आपको दूसरे स्टेट्स ने भी ऑफर किया था। तब सर टाटा ने कहा कि जब सिंगूर में वायलेंस बढ़ रहा था और मेरा वहाँ काम करना मुश्किल हो रहा था तब सभी स्टेट से पहले गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले मुझे कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने टाटा नैनो के लिए 1100 एकड़ लैंड देने का ऑफर भी दिया और वो भी सिर्फ 3 दिनों में
अब रतन टाटा आगे कहते हैं कि मोदी जी के इस प्रपोजल से मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट का सीधे सीधे 1 साल बच गया था, क्योंकि टाटा की पहले भी दूसरे स्टेट्स में इंडस्ट्रीज चल रही थी जहां गवर्नमेंट लैंड्स को अक्वायर करने और लीगल फॉर्मेलिटीज में महीनों लग जाते थे। अब इसमें उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर मोदी जी को भी इस प्रोजेक्ट के जरिए 10,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी। गुजरात के लोगों का और सनंद का डेवलपमेंट दिख रहा था। What made us decide to come to Gujarat was his promise that he would confirm the allotment of land and other facilities in a few days. Now, a few days is a difficult thing to swallow in India because it often doesn't happen. In this case, a few days became 3 days. प्लांट रिलोकेट हो जाता है, टाटा ग्रुप अपना काम वापस चालू कर देता है, लेकिन सिंगूर कंट्रोवर्सी की वजह से 3 सालों में रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, जैसे स्टील और दूसरी चीजों के रेट्स पहले से काफी बढ़ चुके थे और अब टाटा के लिए 1 लाख रुपए में नैनो कार बनाना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। टाटा नैनो की डिजाइन पहले ही फाइनल हो चुकी थी। प्रोडक्शन टीम ने कॉस्ट कटिंग के लिए रतन टाटा को 2 गेट का सजेशन दिया, पर रतन टाटा ने 4 गेट होने पर ही जोर दिया। सर टाटा किसी भी वजह से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी और अपीयरेंस से समझौता नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पहले ही रतन टाटा सबसे चीपेस्ट कार का अनाउंसमेंट करते वक्त बहुत क्रिटिसिज्म झेल चुके थे। लोग उनके ड्रीम प्रोजेक्ट का मजाक बनाया करते थे। कुछ का कहना था कि टाटा ग्रुप 4 व्हील ऑटो रिक्शा बना रहा है, तो किसी ने कहा कि टाटा ग्रुप 3 व्हील कार बना रहा है, और भी बहुत सारे तंज मारे गए। अब इन सबको इग्नोर करते हुए रतन टाटा अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे थे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से रतन टाटा के सेंटिमेंट्स जुड़ गए थे और नैनो कार बनाना रतन टाटा के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी से भी ज्यादा उनका इमोशनल अटैचमेंट था। लेकिन अभी भी प्रोडक्शन टीम के पास कार को 1 लाख में कंप्लीट करने का चैलेंज बना हुआ था। फिर टाटा ग्रुप ने जापान की फेमस टेक्निक काइजन अप्लाई की, जिसका सरल भाषा में मतलब कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट टिल कंप्लीशन। छोटे बड़े चेंजेस लगातार करते जाओ जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो जाए। और टाटा ने प्रोडक्शन टीम को कहा कि प्रॉब्लम आ रही है तो आने दीजिए, आप लगातार सुधार करते जाइए जब तक हम कार को हमारे टारगेट कॉस्ट में ना बना लें। वैसे पूरा टाटा नैनो कार प्रोजेक्ट देखा जाए तो एक जापानीज कॉन्सेप्ट टारगेट कॉस्टिंग पर बेस्ड था। जैसे इन जनरल कंपनी को उसके टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट प्रोडक्शन करने के बाद पता चलती है और फिर कंपनी अपने डिजायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज चार्ज करके सेलिंग प्राइस सेट करते हैं। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग में कस्टमर के डिमांड्स के अकॉर्डिंग पहले टारगेट सेलिंग प्राइस सेट की जाती है और उसमें कंपनी अपना प्रॉफिट परसेंटेज अलग करती है और फिर टोटल कॉस्ट को प्रोडक्शन करते करते एडजस्ट करती है। अब टारगेट कॉस्टिंग जापान में डेवलप होने की वजह सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। जब हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बिंग्स हुई तब जापान में इससे 2 मेजर प्रॉब्लम्स हुई। एक तो शॉर्टेज ऑफ लेबर और दूसरा शॉर्टेज ऑफ लैंड। तो लेबर्स की कमी का कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाना था और जो बच गए थे उन्हें वॉर में सोल्जर्स बना के भेजा जा रहा था। और दूसरी तरफ बॉम्बिंग्स की वजह से दूर दूर तक रेडिएशन फैल चुका था, जहां काम करना बहुत मुश्किल था, इसलिए जगह की बहुत कमी हो गई थी। तब जापान में प्रोडक्शन कस्टमर डिमांड या उनके परचेसिंग पावर के अकॉर्डिंग होता था। कस्टमर्स सामान के बदले कितना पे कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जा रहा था। अब जापान ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाता और खरीदने के लिए कस्टमर्स नहीं होते तो यह उनके लिए लॉस की सिचुएशन होती। अब टाटा नैनो कार का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही था। जब बारिश में भीग रहे स्कूटर सवार इंसान ने रतन टाटा के पूछने पर अपनी कार का बजट बताया जो कि 1 लाख रुपए था और फिर इस प्राइस को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन किया गया। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए, प्लांट की लोकेशन भी बदलनी पड़ी, लेकिन रतन टाटा रुके नहीं। उन्होंने अपना किया हुआ प्रॉमिस वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार टाटा नैनो फाइनली मार्च 2009 को लॉन्च की।